हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी गाइड। आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12 बोर्ड इन जियोग्राफी। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो आज की आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी की टिप्स ये होने वाली हैं कि पहला पॉइंट मैंने ये रखा है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्किंग, पे अटेंशन एंड एनी कीवर्ड्स और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन। ओके, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर हमसे क्वेश्चन चाह क्या रहा है। ये बेसिक चीज है। अगर आप क्वेश्चन को पहले अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो आप आंसर लिखोगे कैसे। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, वो सभी को पता होगा। एंड एक एक्स्ट्रा टिप है कि आप एग्जाम के पहले ही माइंडसेट बना के जाइए कि हमें क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप छोड़कर आओ, आपको लिख कर आना है। माइंड में सेटअप बना कर जाओ, बैठा के जाओ कि हमें क्वेश्चन किसी भी हाल में छोड़ के नहीं आना है, हमें कुछ ना कुछ लिख के आना है। और ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि आप सब पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो और आप ऐसा नहीं करोगे। प्लीज बी केयरफुल, क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िए। ओके, एंड सेकंड, प्लान योर आंसर। आप कभी भी, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि प्लान योर आंसर का मतलब ये है कि अगर आप आंसर लिखने जा रहे हो, मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या होता है कि हमें उस क्वेश्चन के रिलेटेड हमें आंसर याद आने लगते हैं कि हाँ भाई आखिर किस तरीके से हमें लिखना है, ये क्या पॉइंट्स हमें लिखना है। तो हमें अपने से उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने से पहले हमें एक माइंड मैपिंग कर लेनी है। क्या कर लेनी है? माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले से ही अपने माइंड में मतलब कि एक मैप बना ले कि भाई हाँ अच्छा ठीक है, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन पूछ रहा है तो इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए इसका। एंड उसके इम्पैक्ट क्या है, कैसे शुरुआत हुई, किस तरीके से हम इसका बॉडी लिखेंगे, क्या कंक्लूजन लिखेंगे, क्या एग्जाम्पल लिखेंगे। तो ये सारे सारे नेसेसरी पॉइंट हमको कवर कर लेना चाहिए। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब जाहिर सी बात है कि अगर क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है तो आप उसके हिसाब से आप क्वेश्चन लिखिए, ना कि क्या नाम है कुछ फैक्ट्स लिखिए। फ्लो फ्लो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं एंड आप डायग्राम बना सकते हैं, वो भी मैंने पॉइंट ऐड किया हुआ है। आप मतलब कि आप कुछ फैक्चुअल डेटा लिख सकते हैं। एंड यू नो दैट कि ज्योग्राफी में फैक्चुअल डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चालू हो रही है, डब्ल्यूटीओ की बात हो रही है, नाटो की बात हो रही है, तो ये कब चालू हुआ, किस तरीके से हुआ। ओके, तो रेलिवेंट आंसर लिखना है आपको, ना कि मतलब कि ऐसे नहीं कि आप अपने पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के अब ऐसा लिख दिए कि हाँ पूरी कहानी लिख ले जा रहे हैं। भाई एक क्वेश्चन पूछा क्या है, वो लिख दे रहे हैं कहानी, पूरी पैराग्राफ बना दिया उसको। ठीक है, एंड यूज प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। भाई जाहिर सी बात है कि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप अच्छे ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज करिए, अच्छे इंडिकेटर्स लगाइए कि भाई, ताकि आपका आंसर फैक्चुअल हो, अच्छा दिखे और कम शब्द में। अगर मान लीजिए अगर आप दिखाना भी चाह रहे हैं तो आप मतलब अच्छे वर्ड्स में आप अपने आंसर को खूबसूरत बना सकते हैं। कि मान लीजिए अगर आप 120 वर्ड्स का लिमिट दी हुई है तो आपको 120 वर्ड में उसको, क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत होती है, हमारे पास काफी फैक्चुअल डेटा हो या नॉलेज बहुत अधिक होती है, लेकिन अगर लिमिट्स दे दी हुई है तो आपको ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज को यूज करना पड़ेगा ताकि हमारा जो वर्ड लिमिट है वो पूरी हो। कभी कभी हम हमारे वर्ड लिमिट एक्सीड करने पे भी हमारे नंबर नहीं मिलते, क्योंकि और टाइम भी वेस्ट जाता है। अगर आप कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं तो आपका टाइम लिमिट भी मतलब कि टाइम भी खराब होगा एंड लिमिट भी आपकी क्रॉस होगी, वर्ल्ड लिमिट। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट इज ड्रॉ डायग्राम्स और मैप। ये ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज का, मैप का और डायग्राम का। क्योंकि ज्योग्राफी में आपको डायग्राम के, मैप्स के नंबर मिलते हैं, एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। कि अगर मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी हमारे आंसर उतने अच्छे, हम अपना उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं, लेकिन हमारा जो डायग्राम होता है, जो हमारा मैप होता है, मैप मेकिंग का तरीका होता है, उससे भी एग्जामिनर इंप्रेस होकर नंबर देते हैं कि अच्छा एग्जामिनर बच्चे के पास मैप का है, नॉलेज है। या आप अपने आंसर को फ्लो चार्ट के तरीके या डायग्राम के तरीके भी आप अच्छे से आंसर को दिखा सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो कि व्हाट आर यू थिंकिंग, या आपकी ओपिनियन क्या है इस क्वेश्चन में। ओके, एंड बी कंसाइज भाई। while it is important to provide enough information to fully answer the question, avoid unnecessary verbosity, stick to the point and be concise in your writing। ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई। फोकस रहिए, जो पूछा है उतना ही आंसर लिखिए। लिमिट जो आपकी आंसर की दी हुई है कि हाँ इतने लिमिट्स में आपको लिखना है, 80 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में, 200 250, तो इससे ओवर नहीं होना चाहिए। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, 3 3 4 4 पेज लिखते हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो ये गलत है कि हाँ हमें नंबर अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, एंड प्लीज रिव्यू योर आंसर। अपने आंसर को लिखने के बाद उसको क्रॉस चेक करिए, या क्या नाम है, आप उसको रिव्यू करिए कि दोबारा ऐसे मान लीजिए सारे क्वेश्चंस को कर लिया, क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया है, एंड देन
उस आंसर को रिवाइज करिए या देखिए क्या चीजें हमें छूट गई हैं। क्या होता है कभी कभी हम कुछ किसी किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, या कहीं चीजें कुछ पॉइंट मिस आउट हो जाता है। एंड हाँ, एक पॉइंट और ऐड करिए इसमें कि आप अपने आंसर में अगर आंसर लिख रहे हैं तो कुछ, जैसे क्या होता है कि हम आंसर में इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे होते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे होते हैं या कोई डेट डाल रहे होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स लिख रहे होते हैं, तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि भाई वो आंसर उस अंडरलाइन से ये इम्पैक्ट ये पड़े कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो टीचर का नजर जाता है वहां पे, तो उसको देख के भी नंबर मिलते हैं। ठीक। एंड लास्टली मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस। भाई पीवाईक्यू लगा के जाइए। उससे पीवाईक्यू से क्या फायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपको 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट होगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है, कौन कौन से, ठीक है। और आपका अगर आप एग्जाम से पहले राइटिंग करके जाते हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो आपको एग्जाम में आपका हाथ रुकेगा नहीं। हमारा क्या होता है, कभी कभी हमें आता बहुत कुछ रहता है, हम लिख नहीं पाते, हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है। ठीक, बट 3 घंटा सफिशियंट है। हमने भी एग्जाम दिया हुआ है, आप भी देंगे, और भी बच्चे दे रहे हैं, तो 3 घंटा इज सफिशियंट। ओके। एंड आगे मैंने आपको मेथड दिया हुआ है एंड एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए मेथड ये होना चाहिए आंसर राइटिंग का, पहला तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, सेकंड बॉडी, एंड लास्टली कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। अपने आंसर में आप कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड डालना मत भूलिए। ओके। बहुत से ऐसे आंसर हम लिखते हैं जिसमें हम भूल जाते हैं, लेकिन कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड, आप वे फॉरवर्ड मतलब कि आप क्या, आपको क्या सुझाव है, कंक्लूजन इस हमारे आंसर का क्या निचोड़ है, तो आपको इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, हाउ डज दिस प्रोग्राम हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो ये देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ कि इंट्रोडक्शन, पहले मैंने ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम का दिया हुआ कि क्या है ये, फिर उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर की फीचर्स क्या हैं, ठीक है, एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ डीपीएपी, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम का कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक, और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म क्या क्या है, ठीक है, एंड लास्टली मैंने कंक्लूजन डाला हुआ है। ठीक। तो ऐसा कुछ इस तरीके का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। एंड लास्टली मैंने यहाँ पे एक डायग्राम या ये मैंने मैप डाला हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो ड्रॉट एरिया है उनको, उनके कंडीशन के हिसाब से मैंने ये मैप डाला हुआ है। ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और भी कोई क्वेरीज अगर आपको होती है तो आप उसके लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड ये तरीका आपके ना कि सिर्फ ज्योग्राफी में, आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरी सब्जेक्ट में आपका ये काम आ सकता है। तो प्लीज ध्यान रखिए एंड थैंक यू।